इस ठंडी हवा में एक अजीब सी चुभन थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। मैं अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा सिगार का कश लेते हुए सामने पड़ी रोशनी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वैसे तो हर रात मेरी खूबसूरत चेहरे, महंगी शराब और एक नई औरत के साथ होती थी, लेकिन आज की रात अजीब थी। अंदर कहीं बेचैनी सी थी, जैसे कोई चीज छूटने वाली हो, जैसे कोई पुरानी याद साया बनकर मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने झटक कर अपने ख्याल को झाड़ा और फोन निकालकर विवेक को कॉल लगाई। क्या सीन है? मैंने सीधा सवाल किया। विवेक की हंसी फोन के दूसरी तरफ सुनाई दी। यार, तू हमेशा इस तरह से बेचैन क्यों रहता है? खबर यह है कि चांदनी मान गई है। बंगले पर जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरे होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आई। मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेगी। विवेक ने ठहाका लगाया। तू हमेशा जान लेता है सागर। शायद इसीलिए दुनिया में हमें बिजनेस टाइकून कहती है। हम हर चीज की कीमत लगा सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। मैंने सिगार की राख झाड़ी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के इस पहर में सड़कें सुनसान थी और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये खेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं औरतों को खरीदता था और फिर उनसे दिल भर जाने पर उन्हें छोड़ देता था। मेरे लिए सब एक खेल था, एक ऐसी तफरी जिसमें मैं जीतता था और वो हार जाती थी। मैंने गाड़ी आलीशान बंगले के सामने रोकी। गेट पहले से खुला था, जैसे मेरे स्वागत के लिए उसे छोड़ दिया गया हो। मैं अंदर कदम रखा तो चारों तरफ रोशनी थी। सामने ही चांदनी खड़ी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें तो पता है मैं हमेशा अपनी शर्त पर आता हूँ। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। कुछ ऐसा था जो रोजाना से अलग था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ चांदनी? आज कुछ बदली बदली लग रही हो। बस यूं ही, उसने नजरें चुराते हुए कहा। कभी कभी दिल चाहता है कि जिंदगी में जो हो मेरे हिसाब से हो। मैं उसके करीब जाकर धीरे से बोला, जिंदगी में तेरे हिसाब से होना सिर्फ मेरे हाथ में है चांदनी। मैं जो चाहूं वही होता है। लेकिन उस रात मेरे अपने शब्द मेरे ही खिलाफ जाने वाले थे। कमरा बिल्कुल खामोशी में डूबा था। चांदनी मेरे पास थी, लेकिन उसके अंदाज में बेचैनी थी। मैं हमेशा औरतों की नब्ज को समझता था और जान चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या बात है चांदनी, कुछ कहना चाहती हो? उसने एक पल मुझे देखा, फिर धीरे से बोली, सागर, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने जोरदार ठहाका लगाया। मोहब्बत? ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता चांदनी। मैं जिस चीज को चाहता हूँ उसे खरीद लेता हूँ। मेरे लिए मोहब्बत भी एक कारोबार है। चांदनी ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं यही कहूंगा। फिर धीरे से बोली, कभी कभी जो चीज खरीदी जा सकती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है सागर। मैंने हंसते हुए कहा, ये सारी फिलॉसफिकल बातें मुझे मत सिखाओ। तुम खुद अपनी कीमत तय करके यहाँ बैठी हो, तो फिर ये बात क्यों कर रही हो? शायद ये आखिरी बार हो सागर। मुझे उसके शब्दों में छिपी संजीदगी का अंदाजा नहीं हुआ, ना ही मैंने उसे ज्यादा अहमियत दी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और फिर वो सब हुआ जो हमेशा होता था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब मैं जागा तो कमरा खाली था। चांदनी जा चुकी थी और मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। सागर, हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। शायद तुम्हें आज तक सिर्फ वे औरतें मिली हैं जो खुद को बेचती थीं, लेकिन एक दिन तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि हारना किसे कहते हैं। मेरे माथे पर शिकन उभर आई। चांदनी का यह अंदाज मुझे चौंका गया था। मैंने फोन उठाया और विवेक को कॉल लगाई। ये चांदनी कहाँ गई? विवेक ने हैरानी से कहा। क्या मतलब? तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, वो जा चुकी है। विवेक कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शायद तुम्हारे खेल का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने झुंझलाकर फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। ये पहला मौका था जब कोई औरत मुझे यूं छोड़कर चली गई थी और मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद मैं सच में हारने वाला हूँ। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब इंसान के अंदर की बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं अपने बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा सिगार के धुएं को हवा में छोड़ रहा था, लेकिन मेरा मन कहीं और था। चांदनी का जाना मेरे लिए कोई आम बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं बार बार उसके शब्दों को अपने मन में दोहरा रहा था।
हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। मुझे झुंझलाहट हो रही थी। मैंने कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी, ना ही किसी के बारे में इतना सोचा था। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था? तभी फोन बजा। विवेक की कॉल थी। सागर, सब ठीक है? उसकी आवाज में फिक्र थी। मैंने सिर झटक कर कहा, हाँ सब ठीक है, बस कुछ अजीब लग रहा है। अजीब लगता है? पहली बार कोई तेरे हाथ से निकल गई, वरना तू तो हमेशा जाल बुनता था। विवेक ने मजाक में कहा, लेकिन शायद वो ठीक कह रहा था। छोड़ो, कोई और काम की बात करो, मैं लहजा बदलते हुए बोला। वो हंसा और बोला, अच्छा तो काम की बात सुनो। कल दफ्तर में एक नई लड़की आई थी, तुम्हारे लिए। वो काफी मासूम और शरीफ लग रही थी। मेरे ख्याल में वो तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के काबिल है। मैंने दिलचस्पी से पूछा, कौन है? उसका नाम शीतल है। जरूरतमंद लगती है, मगर खुददार भी है। चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत है। मैंने सिगार को एश ट्रे में मसलते हुए खड़े होकर कहा, मासूम? चलो देखेंगे कितनी देर तक मासूम बनी रहती है। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने बताया, शीतल नाम की लड़की इंटरव्यू के लिए आपका इंतजार कर रही है। मैंने सर हिलाया और कहा, उसे अंदर भेजो। कुछ पलों के बाद दरवाजा हल्के से खुला और वो अंदर आई। मैंने सिर उठाकर देखा। गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक अजीब सी शराफत उसके चेहरे पर झलक रही थी। वो वाकई बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे कि इस दुनिया के चकाचौंध से बिल्कुल अनजान हो। मैंने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो अपने हाथों को मरोड़ रही थी। मैंने फाइल खोली। आपने एमबीए किया है? जी। उसकी आवाज धीमी मगर सुकून भरी थी। तो ये आपकी पहली नौकरी होगी? जी। आपको नौकरी की जरूरत क्यों महसूस हुई? मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने पल भर को आंखें बंद की, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। फिर धीरे से बोली, मेरी मां बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जरूरतमंद हो? जी, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उसके लहजे में मजबूती थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। इज्जत? ये दुनिया इज्जत वालों के लिए नहीं बनी शीतल। यहाँ सबकी कीमत लगती है। कुछ अपनी मर्जी से बिक जाते हैं, कुछ मजबूरी में। सवाल सिर्फ कीमत का है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। सर, मैं नौकरी के लिए आई हूँ, कोई और बात नहीं सुनना चाहती। मुझे उसके अंदाज में एक नरमी मगर एक मजबूती नजर आई। मैंने फैसला कर लिया। खेल शुरू हो चुका था। ठीक है, तुम्हें नौकरी मिल गई है। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। तनख्वाह तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा होगी, मगर काम भी ज्यादा होगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी की चमक आई, मगर फिर वो तुरंत सपाट लहजे में बोली, धन्यवाद सर, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। देखते हैं कितनी ईमानदारी बाकी है तुम में। मैंने अपने दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि शीतल सच में अपने काम में माहिर थी। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और हद से ज्यादा संजीदा थी। मैंने कई बार उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहा, ये कहकर कि कुछ प्रोफेशनल मामलों पर चर्चा करनी है। माफ कीजिए सर, मैं लंच घर से लाती हूँ और अपने कैबिन में ही खाती हूँ। अच्छा, तो ऑफिस में भी नजरें बंद रखना पसंद है? मैंने ताना मारते हुए कहा। जी सर, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना पसंद करती हूँ। अब तो मुझे जिद हो गई थी। ये लड़की वाकई सबसे अलग थी। मैंने कई बार उसे इशारों में पेशकश की, लेकिन वो साफ बच निकली। ये भी एक दिन झुकेगी, बस वक्त का इंतजार करो सागर, मैंने खुद से कहा और एक प्लान बनाया। मेरे लिए औरतों को काबू में करना कभी मुश्किल नहीं रहा था। हर लड़की की एक कमजोरी होती है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को शोहरत, किसी को इज्जत का लालच और कुछ को वो सपने पूरे करने होते हैं जो वे अपनी आंखों में सजाए रखती हैं। शीतल भी एक आम लड़की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो नखरे ज्यादा कर रही थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए सोचा, जल्द ही ये भी मेरे कदमों में होगी। मैंने अपनी कुर्सी से टेक लगाई, फोन उठाया और विवेक को कॉल किया। यार, शीतल बड़ी जिद्दी निकली, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। विवेक हंसा। तू कौन सा हार मानने वाला है सागर? तू लड़की को चाहे तो उसे हासिल करना अपना हक समझता है। बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या प्लान है?
कल देखना, ये लड़की खुद मेरे पास आएगी और अपनी इज्जत मेरे कदमों में रख देगी। अगले दिन शीतल हमेशा की तरह दफ्तर आई, नजरें झुकाकर। मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, जैसे उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ घंटे गुजरे, फिर अचानक मैंने मैनेजर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, शीतल से कहो कि वो अभी मेरे कैबिन में आए। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला। सर, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कुछ फाइलें मेज पर रख दी। ये सब चेक करो और शाम तक फाइनल करके मुझे दो। वो खामोशी से आगे बढ़ी और फाइलें उठा ली, लेकिन जाने से पहले रुकी और बोली, सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने चेहरा ऊपर उठाया और माथे पर तेवर डालते हुए कहा, बोलो। सर, मैंने कल आपकी बात पर सारी रात सोचा। मेरे अंदर खुशी जागी, मगर मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, वो हल्का सा कांपते हुए बोली, अगर मेरी नौकरी बचाने के लिए मैं आपकी शर्त मान लूं, तो क्या आप ये वादा करेंगे कि इसके बाद मुझसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे? मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ रही थी, मगर मैंने उसे छुपाकर गहरी सांस ली और संजीदगी से बोला, शीतल, मैं कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ करिए। ये सुनकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो मेरे जवाब में कुछ और सुनना चाहती थी। मगर आपने कहा था कि मैंने नरमी से कहा। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, थैंक यू सर। वैसे मैं एक आखिरी बार ऑफर दे रहा हूँ। मैं कुर्सी से झुककर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के। शीतल ने मेरी तरफ अविश्वास से देखा, जैसे उसे मेरे बदलते हुए अंदाज पर यकीन नहीं आ रहा हो। क्यों सर, आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? अगर सच में ऐसा है तो आपका बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो बाहर चली गई। मैंने मुस्कुराकर सिगार का एक लंबा कश लिया। ये तो बस शुरुआत है शीतल, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मैंने उसकी माँ के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में बेहतरीन इलाज शुरू करवा दिया। वो मेरी शुक्रगुजार थी। यही तो मैं चाहता था, उसके दिल में अपने लिए एक नरम जगह बना सकूं। एक दिन शीतल मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, शीतल, क्या आपको कभी लगा कि इंसान की किस्मत एक पल में बदल सकती है? वो चौंक कर बोली, जी सर, कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा नापसंद होते हैं, वक्त के साथ वही सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो खामोश रही। मैं आगे बढ़ा, फाइल बंद की और कहा, शाम को एक मीटिंग है, मेरे साथ चलना होगा। लेकिन सर, ये बिजनेस मीटिंग है। हाँ शीतल, कुछ और नहीं। वो लाजवाब हो गई और सिर हिला दिया। शाम को मैं उसे अपने साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। वो नर्वस थी, मगर छुपा रही थी। खाने के दौरान जब मैंने हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखा, तो वो तुरंत पीछे हट गई। मैं मुस्कुराकर बोला, मैंने पहले ही कहा था शीतल कि ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर है। तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में हमेशा कायम रहेगी। उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो मेरे बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये खेल जीतने वाला हूँ। मैं हमेशा अपने शिकार को काबू में करता था, और शीतल भी जल्दी ही मेरी होगी। ये सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त एक अजीब चीज है, कभी तेजी से गुजरता है और कभी ठहरा हुआ महसूस होता है। मगर जब कोई इंसान जिद पर उतर आए तो वो वक्त को भी झुकाने की कोशिश करता है। मैं भी कर रहा था, शीतल को झुकाने की कोशिश। अब मुझे यकीन होने लगा था कि ये लड़की इतनी भी आसान नहीं जितनी मैंने समझा था। वो हमेशा गंभीर रहती थी और हद से ज्यादा खुददार थी। मैंने अपने तरीके आजमाने शुरू किए, कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी पैसा, कभी जज्बात, मगर वो किसी भी जाल में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन मौका खुद चलकर मेरे पास आया। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शीतल मेरे कैबिन में आई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, मिस शीतल, अब क्या समस्या है? सर, मेरी माँ अस्पताल में है और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे कुछ मदद की जरूरत है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अरे शीतल, तुम्हें बस इतनी सी बात के लिए इतनी झिझक क्यों हो रही है? मैंने नरम लहजे में कहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ। जी सर। लेकिन वो चुप हो गई। क्या? बोलो।
मैंने जानबूझकर अपनी आवाज में नरमी बरकरार रखी। मैं चाहती हूँ कि जो भी मदद आप करें उसका हिसाब रखा जाए ताकि मैं सब कुछ लौटा सकूं। मैं हल्के से मुस्कुराया। शीतल, तुम सच में अजीब लड़की हो। इस दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं तोला जाता। कुछ रिश्ते इससे भी ऊपर हो सकते हैं। वो चुप रही। मैं मौके को भांपते हुए आगे बढ़ा। चलो एक काम करते हैं, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, बस आम सी बातचीत होगी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये ठीक नहीं होगा सर। मैं हंस पड़ा। शीतल, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक सीधा साधा डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। वो गहरी सोच में पड़ गई। मैं जानता था कि वो मेरे जाल में फंस रही थी। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर जीत की चमक आ गई। ये हुई ना बात। मैंने खास तौर पर एक प्राइवेट रेस्टोरेंट बुक करवाया था जहां सिर्फ अमीर और प्रभावशाली लोग जाते थे। जब मैंने उसके लिए कार का दरवाजा खोला तो वो अभी भी घबराई हुई थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद मैंने बेहतरीन खाना ऑर्डर किया और उसकी तरफ गौर से देखने लगा। शीतल, तुम हमेशा से इतनी गंभीर हो या जिंदगी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? उसने हैरान होकर मुझे देखा, जैसे इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं पता सर, शायद कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जैसे क्या? जैसे भरोसा। मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा वक्त मांगता है और कुछ लोग वक्त देने के लायक नहीं होते। मैं जोर से हंस पड़ा। क्या बात कही तुमने! लेकिन याद रखना, कभी कभी वक्त भी वही चीज छीन लेता है जो इंसान के पास सबसे ज्यादा होती है। वो चुप हो गई। रात के खाने के बाद जब हम लौट रहे थे तो मैंने कार रोककर उसका दरवाजा खोला। वो अंदर बैठी, लेकिन पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। शीतल, एक बात कहूं? जी सर। कभी कभी खुद पर काबू रखना अच्छा होता है, मगर हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को बहुत ज्यादा रोक कर रखे तो वो जीना भूल जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन मुझे पता था कि मैं धीरे धीरे उसकी दीवारों में दरार डाल रहा था। ये सिर्फ वक्त की बात थी। गुजरते वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि शीतल के हाव भाव में बदलाव आ रहा था। वो अब भी गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मजबूती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं जानता था कि ये मेरा पहला कदम था उसे अपनी दुनिया में लाने का, लेकिन एक चीज अभी भी मुझे बेचैन कर रही थी। वो पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं आई थी। वो अब भी मुझसे एक दूरी बनाए हुए थी। अब भी वो मुझे वो इज्जत नहीं दे रही थी जो बाकी लोग देते थे, और यही मुझे तोड़ना था। मैंने कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाया और धुआं हवा में छोड़ते हुए विवेक को फोन किया। यार, ये शीतल कुछ ज्यादा ही जिद्दी निकली। वो हंसा। कब से तू जिद के आगे झुकने लगा? झुक नहीं रहा, सोच रहा हूँ कि इसे कैसे तोड़ूं। लड़कियां तो मोहब्बत से टूटती हैं या खौफ से? अगर मोहब्बत नहीं तो फिर खौफ पैदा कर दे। सागर, मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद अब वक्त आ गया है। अगली सुबह जब शीतल ऑफिस आई तो मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो रोजाना की तरह फाइलें मेरे टेबल पर रखती थी, लेकिन आज मैंने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं डाली। दोपहर में वो हिचकिचाते हुए मेरे पास आई। सर, कल आपने कुछ फाइलें चेक करने को कहा था। मैंने सख्त लहजे में कहा, रहने दो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो चौंक गई। सर, मैंने कुछ गलत किया है? मैंने हल्की हंसी के साथ उसे देखा। हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ काम कर रही हो। सर, मैं समझी नहीं। मैंने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, देखो शीतल, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च उठाया, और तुम अब भी मुझ पर शक की नजर डाल रही हो। सर, मैंने कभी... बस। मैंने जोर से मेज पर हाथ मारा। वो सहम गई। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, अभी वक्त है शीतल, खुद को मुश्किल में मत डालो। तुम जानती हो कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसकी आंखों में बेबसी उभर आई। मैं जानता था कि ये वो पल था जहां ज्यादातर औरतें झुक जाती हैं, लेकिन शीतल की नजरों में अब भी एक अजीब सी हिम्मत थी। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैं कुर्सी पर बैठे हुए मुस्कुराया। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचती हो शीतल। यहाँ इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। नहीं सर, सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। देखते हैं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रात को मैं अपने फ्लैट में बैठा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था,
ये लड़की इतनी सख्त जान क्यों है? आखिर ये कब तक बचेगी? तभी मेरा फोन बजा। ये विवेक की कॉल थी। यार सुन, एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्या? शीतल की माँ का इलाज तू करवा रहा है ना? अगर वो अस्पताल से निकाल दी जाए तो? मैंने कुछ पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, विवेक, आज पहली बार तुमने सच में कोई अक्लमंदी की बात की है। अगली सुबह शीतल हड़बड़ाते हुए ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी परेशानी। सर प्लीज, मेरी माँ को अस्पताल से निकाल दिया गया है। वो बहुत बीमार है। मैंने कुर्सी पर आराम से बैठकर उसे देखा और कहा, अच्छा, सच में? मुझे नहीं मालूम था। सर प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस आप अस्पताल वालों से बात कर लें। मेरे अंदर जीत की लहर दौड़ गई। मैं शिकारी सा मुस्कुराया और कहा, कुछ भी? वो पल भर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, जी सर, कुछ भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ठीक है, आज रात मेरे साथ एक डिनर पर चलो, बस एक रात, और तुम्हारी माँ को अस्पताल में बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो शॉक्ड रह गई। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में यकीन नहीं था। सर मैं कैसे? फैसला तुम्हारे हाथ में है शीतल। या तो तुम अब ये मौका लो या तुम्हारी माँ सड़क पर होगी। कुछ पलों तक वो कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में गहरी तकलीफ झलकने लगी। फिर आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, मैं चलूंगी। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जीत का मजा लेते हुए मुस्कुराया और कहा, शाबाश शीतल, तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है। उस रात मैंने उसे एक 5 स्टार होटल में बुलाया। वो सादा लिबास में आई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे वो अपने वजूद से खुद को काट चुकी हो। मैंने शराब का गिलास घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स शीतल, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करती। अच्छा, तो फिर क्या करती हो? मैंने हंसते हुए पूछा। मैं अपनी माँ के लिए आई हूँ, बस। मैंने ठहाका लगाया। और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ शीतल, आज रात सिर्फ मेरे लिए। वो खामोश रही, आंखें नीची कर ली। मैं कुर्सी से झुककर उसकी ठोड़ी को छूने ही वाला था कि उसने झटके से पीछे हटकर आंखें बंद कर ली। सर प्लीज, मैं हंस पड़ा। ये इनकार क्यों शीतल? इनकार क्यों? बोलो, मैं तुम्हारा इस वक्त मालिक नहीं हूँ। सर प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। तो फिर तुम्हारी माँ का क्या? तुमने जो वादा किया था उसका क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर प्लीज, मुझ पर रहम करें। मैं गुस्से से बोला, रहम? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब रहम करने का सोचना चाहिए था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। विवेक का मैसेज था। सागर, अभी रुक जाओ। तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मैंने हैरानी से फोन की स्क्रीन देखी। एक पल के लिए मेरे अंदर हलचल मच गई। शीतल मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में वही बेबसी, वही डर, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मैं सच में हार रहा हूँ। मेरा हाथ अब भी फोन पर था। स्क्रीन पर विवेक का मैसेज चमक रहा था। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी, जैसे किसी ने अंदर कोई खाली जगह खोल दी हो। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए फोन बंद किया और नजर उठाकर शीतल को देखा। वो अब भी वहीं थी, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे, मगर वो टूटी नहीं थी, वो बिकी नहीं थी। ये क्या था? मैंने सोचा था कि आज की रात के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और शीतल, वो भी बाकी लड़कियों की तरह मेरे अतीत का हिस्सा बन जाएगी। मगर अब कुछ बदल गया था। सर प्लीज, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ मत दीजिए। उसकी आवाज में हार थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं मैं खुद उलझन में फंस चुका था। बैठो। वो चौंकी, फिर झिझकते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, शीतल, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? सवाल इतना अजीब था कि वो तुरंत जवाब नहीं दे पाई। मैंने झुककर दोहराया, बोलो, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा हूँ? उसने गहरी सांस ली, फिर पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास सब कुछ है मगर फिर भी कुछ भी नहीं है। मैं जोर से हंसा, मगर अंदर कुछ चटकने लगा था। फिलॉसफी मत झाड़ो शीतल, मैंने तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। उसने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, आप पत्थर दिल हैं, आपको लोगों के जज्बातों की परवाह नहीं। आपके लिए हर चीज एक खेल है, हर इंसान एक खिलौना, और सबसे बढ़कर आप औरत को सिर्फ मनोरंजन की चीज समझते हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश में हंसना चाहा, मगर मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर रुक गई
और फिर भी तुम आज यहाँ हो क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए आपसे मदद चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत बेचकर ये मदद लूंगी तो आप गलत हैं सर। मैं मर जाऊंगी मगर आपके कदमों में गिरकर कुछ नहीं मांगूंगी। ये वही पल था जब मुझे एहसास हुआ कि खेल मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने बहुत सी औरतों को तोड़ा था, उनकी इज्जत रौंदी थी, उनके सपने तबाह किए थे, मगर शीतल, ये लड़की मेरे घमंड को तोड़ने वाली साबित हो रही थी। मैंने लंबी सांस ली, कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और कहा, ठीक है शीतल, तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है ना? मैं अभी अस्पताल में फोन कर देता हूँ, तुम्हारी माँ को बेहतरीन इलाज मिलेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने चौंक कर पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। शायद मैं थक गया हूँ। शायद मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर एक बार बिना किसी कीमत के किसी को कुछ दूं तो कैसा महसूस होगा, या शायद आप हार रहे हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? जी सर। पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं और इस एहसास से बचने के लिए आप खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे वक्त दिया है, मगर सच्चाई ये है कि मैंने आपको हरा दिया है। उसकी आंखों की चमक पहली बार मुझे आईना दिखा रही थी। शायद मैं सच में हार गया था। कुछ दिन बाद मैंने शीतल को दफ्तर से छुट्टी दे दी ताकि वो अपनी माँ के साथ वक्त बिता सके। बिना किसी शर्त के मैं उसके अस्पताल के सारे बिल चुका चुका था। विवेक हैरान था। तूने सच में कुछ भी नहीं किया? मैंने सर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं। विवेक ने ठहाका लगाया। यार, ये लड़की कुछ अलग निकली। तूने कसम खाई थी कि हर औरत को झुकाकर रहेगा और अब देख, तू खुद झुककर रह गया है। अपनी बकवास बंद करो विवेक। मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरे अंदर कहीं एक सच छुपा था। विवेक, भला क्या सच में ऐसा है? तो फिर रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। विवेक, मैं जानता था तू पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है, और वो भी ये आम सी लड़की। विवेक ने चिढ़ाते हुए कहा। विवेक, खबरदार। जो एक शब्द और भी कहा, मुझे गुस्सा आ गया, मगर सच ये था कि वो ठीक कह रहा था। शीतल अब मेरे ख्यालों से नहीं निकल रही थी। अगली रात मैं अपने फ्लैट में बैठा था, सिगार सुलगा रहा था। हर चीज वैसी ही थी जैसे हमेशा थी। मैं अकेला था, मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं थीं, मगर आज ये सब बेकार लग रहा था। मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा था। क्या मैं सच में हार गया? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। ये वो खेल नहीं था जिसमें जीतने की मैंने उम्मीद की थी। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर खेला था, मगर ये पहला मौका था जब किसी और ने मेरे नियमों को तोड़ दिया था। शीतल मेरी दुनिया में आई थी, मगर वो मेरी तरह नहीं बनी थी। मैंने उसे तोड़ना चाहा, लेकिन वो मुझे बदल गई थी। ये एक जंग थी और मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं इस जंग में हार चुका हूँ। मैंने अपना सिर हाथों से थाम लिया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात सच थी, मैं शीतल से प्यार कर चुका था। मोहब्बत मेरे लिए हमेशा एक मजाक रही थी। मैंने इसे सिर्फ कमजोर लोगों की निशानी समझा था, मगर अब मैं खुद इस कमजोरी का शिकार हो चुका था। मैं सागर सिंघानिया, जो औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, आज एक औरत के ख्यालों में गिरफ्तार था। मैंने अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखा, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। अब तो तू उसी के पीछे पागल हो रहा है, मैंने झुंझलाकर कहा। विवेक, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूँ। विवेक की हंसी रुक गई। सागर, तूने जिंदगी में कभी किसी औरत से वफादारी नहीं की और अब तू सच में किसी से शादी करने के बारे में सोच रहा है? हाँ, क्योंकि ये लड़की मुझसे अलग है। विवेक कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो तुझे इनकार कर दे? मैंने आंखें बंद कर ली। तो मैं उसे अपनी इज्जत बना लूंगा। अगले दिन जब शीतल दफ्तर आई तो मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। बैठो, मैंने संजीदगी से कहा। वो खामोशी से बैठ गई, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ शीतल। उसके चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी के भाव थे। सर, ये कैसा मजाक है? देखो, ये मजाक नहीं है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हंसी, मगर उसकी हंसी में तंज था। सर, आपको क्या लगता है मैं कितनी बेवकूफ हूँ? आप जैसे आदमी मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ खेल खेलते हैं। शीतल, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। सर, लोग नहीं बदलते, आप भी नहीं बदले। ये सिर्फ एक नया खेल है, एक नया तजुर्बा, और मैं किसी खेल का
हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मेज पर हाथ मारा। ये मेरा फैसला है शीतल, और मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। वो अब भी शांत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सागर सिंघानिया। मैं खामोश हो गया। उसने धीरे से कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर चली गई और मैंने पहली बार अपने अंदर बेबसी महसूस की। मैं जो हमेशा जीतता रहा था, आज एक औरत के सामने हार रहा था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। शीतल, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बनाकर रहूंगा। मैंने खुद से वादा किया। शीतल का इनकार मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए ना नहीं सुनी थी, और अब एक औरत, वो भी वो औरत जिसने मुझे खुद झुकाने की कोशिश की, मुझे इनकार करके चली गई। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। ये मोहब्बत थी या जिद, मैं नहीं जानता। मैं बस एक चीज जानता था, शीतल मेरी होगी, किसी भी कीमत पर। अगले दिन ऑफिस में वो पहले की तरह अपना काम कर रही थी, जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मैं जानता था, उसके चेहरे पर संजीदगी की वही मजबूती मुझे अंदर से बार बार तोड़ रही थी। मैंने उसे फिर अपने कैबिन में बुलाया। वो अंदर आई, मगर उसकी आंखें अब भी मजबूत थीं। बैठो, मैंने आदेश दिया। फिर मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। शीतल, मैंने कल जो कहा था वो अब भी उतनी ही संजीदगी से कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने नरमी से जवाब दिया। सर, मैं आपको अपना जवाब पहले ही दे चुकी हूँ, और मैंने वो जवाब एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं कुर्सी से आगे झुकते हुए बोला, शीतल, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आसानी से हार मान ले। मैंने तुम्हें अपनी जीत बना लिया है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सर, मोहब्बत में जीत हार नहीं होती। ये मेरे लिए मोहब्बत हो या जिद, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। सर, आप हर चीज को सिर्फ अपनी मिल्कियत समझते हैं। उसकी आवाज अब कड़क हो गई। मैं कोई चीज नहीं हूँ, और ना ही मैं आपकी जिद हूँ। उसने गुस्से से कहा। मैंने उसे गुस्से में घूरा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही तो फर्क है सागर साहब। मोहब्बत में करने की बात नहीं होती, मोहब्बत में चाहने की बात होती है। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा था। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ये मोहब्बत है तो आप इंतजार करेंगे जब तक मेरा दिल ना मान जाए, और अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर आपको मेरी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई, और मैं कुर्सी पर बैठा अपने अंदर पैदा हो रहे इस नए जज्बे को समझने की कोशिश कर रहा था। ये जिद नहीं थी, ये मोहब्बत थी, और मैं शायद पहली बार सच में किसी से प्यार कर रहा था। रात का सन्नाटा था और मैं गाड़ी में बैठा सिगरेट पी रहा था। सड़कें सुनसान थीं, मगर मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। मैंने खुद को एक जंग में फंसा हुआ महसूस किया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वो रंगीन सामे, नाइट क्लब्स, औरतें, सब कुछ। मगर मेरे अंदर जो आग लगी थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मुझे विवेक का फोन आया। उसकी आवाज में एक गैर मामूली संजीदगी थी। सागर, फौरन अस्पताल पहुंचो, शीतल मुश्किल में है। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गई। क्या हुआ? मैं घबराकर चिल्लाया, मगर फोन कट चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ा। मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर शीतल को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो विवेक मुझे गेट पर ही मिल गया। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। शीतल कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। विवेक ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सागर, शीतल को मारने की कोशिश की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गुस्से से मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसने किया? कौन था वो? विवेक ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा। सागर, होश में आओ। वो लोग शायद तुम्हारे दुश्मन थे। शायद उन्हें लगा कि शीतल तुम्हारे लिए खास अहमियत रखती है, इसलिए उन्होंने उसे निशाना बनाया। मैं पागलों की तरह अस्पताल के अंदर भागा। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी थी, बहुत से दिल तोड़े थे, मगर आज मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए इतनी शिद्दत महसूस नहीं की थी जितनी आज कर रहा था। शीतल इमरजेंसी वार्ड में थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसका हाथ जख्मी था, चेहरे पर खौफ टूटा हुआ दिख रहा था, मगर वो जिंदा थी
और यही मेरे लिए सबसे अहम बात थी। मैं उसके पास गया, लेकिन वो मुझे देखकर पीछे हट गई। सागर प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर पहली बार जिंदगी में मैंने खुद को बेबस महसूस किया। शीतल तुम ठीक हो? किसने किया ये सब? मेरी आवाज कमजोर थी, जो मेरे लिए एक नई बात थी। शीतल ने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। पता नहीं, 2 आदमी थे। उन्होंने मुझे रास्ते में घसीटने की कोशिश की थी, मगर मैं बचकर भाग गई। मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। कौन थे वो? मैं उन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर लटका दूंगा। मगर शीतल ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा, सागर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो हमेशा मुझे अपने काबू में करने की कोशिश करते रहे हो। उनमें और तुम में फर्क क्या है? उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने पहली बार खुद को एक ऐसे मुकाम पर पाया जहां ना मैं लड़ सकता था, न जीत सकता था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शीतल शायद मैं सच में बुरा इंसान था, मगर आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो अब भी मजबूती से खड़ी थी। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं जीती जा सकती सागर। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो साबित करो। मुझे आजाद कर दो। मुझे खुद पर फैसला करने दो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और मैं अस्पताल के दरवाजे के पास खड़ा पहली बार सोच रहा था कि शायद मोहब्बत बाकी जीतों से ज्यादा ताकतवर होती है। जिंदगी हमेशा मेरे काबू में रही थी, मगर आज जैसे वो मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलने लगी थी। मैं सागर सिंघानिया, जो हमेशा अपनी मर्जी से खेल खेलता था, आज एक ऐसे खेल में था जिसके नियम मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। शीतल की बातों ने मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़का दी थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दुश्मन बनाए थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर वार करे। लेकिन आज जब शीतल निशाना बनी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हाथ में ताकत होने के बावजूद मैं कमजोर था। विक्रम टंडन, ये नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे कई बार बिजनेस के मामले में पीछे धकेला था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक जाकर मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। मैंने हमेशा सुना था कि दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, और शायद मैंने यही गलती कर दी थी। अस्पताल के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा था। मेरा जबड़ा तन चुका था, गुस्सा उबल रहा था, मगर इसी पल शीतल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। वो टूटी हुई खौफ से आंखें सजाई थी। वो बेबसी में, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा विक्रम। मैंने अपने फोन से विक्रम को कॉल मिलाई। विवेक, मुझे विक्रम टंडन चाहिए अभी। कुछ देर तक विवेक चुप रहा, फिर बोला, सागर सोच लो। अगर तुम ये कदम उठाते हो तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। वापसी? मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा। विवेक, मैं कभी वापसी का रास्ता चुनता ही नहीं। मैं बस एक ही नियम पर यकीन रखता हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे उखाड़ फेंक दूंगा। रात के 2 बजे थे और मैं पुरानी बंद फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। यहाँ वो तमाम लोग मौजूद थे जो मुझसे दुश्मनी रखते थे, मगर आज मेरी नजर में सिर्फ विक्रम था। मेरे हाथ में गन थी और दिमाग में बस एक चीज, बदला। मैं और विवेक चुपचाप अंदर दाखिल हुए। फैक्ट्री के अंदर रोशनी धीमी थी, हवा में जंग और तेल की महक बसी हुई थी। मैंने अपने कदम हल्के रखे, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज थी। ये काम चुपचाप करना होगा, विवेक ने मेरे कान में धीरे से कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैं चाहता था कि आज विक्रम को पता चले कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, गार्ड हमारी तरफ आया, मगर मैंने उसकी गर्दन पर गन रख दी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, विक्रम कहाँ है? गार्ड की आंखों में डर था। वो अंदर है, मगर कोई तुम्हें वहां जाने नहीं देगा। ये मैं खुद देख लूंगा। मैंने ट्रिगर दबा दिया। गार्ड जमीन पर गिर गया और हम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गए। फैक्ट्री के बीच में एक पुरानी मशीन के पास विक्रम कुर्सी पर बैठा था। वो बस सिगरेट पी रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं आ रहा हूँ। उसकी नजरें जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। सागर सिंघानिया, उसने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, आखिर तू भी यहाँ पहुंच ही गया। मैंने अपनी गन सीधी उसकी तरफ तान दी। तूने जो किया है उसकी कीमत चुकानी होगी विक्रम। विक्रम ने ठहाका लगाया, जैसे कि मैंने कोई बेवकूफी की बात कर दी हो। सागर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ कि तेरी एक धमकी पर झुक जाऊं। और रही बात शीतल की, तो तू क्यों इतना तड़प रहा है? तू तो औरतों को खिलौना समझता था ना? ये शब्द मेरे लिए जहर से ज्यादा कड़वे थे। चुप कर, मैंने गुस्से से गरज कर कहा।
शीतल का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत ला, वरना वरना क्या, मार देगा। विक्रम फिर हंसा, मगर इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सागर, तू सच से भाग नहीं सकता। तू जो भी कह ले, सच्चाई ये है कि तू मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी, मगर मेरा दिमाग ठंडा हो गया था। विक्रम ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। देख, मैं तुझे मारने आया था, मगर तुझ पर तरस आ गया। तू एक ताकतवर आदमी था, मगर आज एक लड़की के लिए तेरी आंखों में गुस्सा नहीं, बेबसी नजर आ रही है। विवेक ने मुझे देखा, जैसे वो भी विक्रम की बातें सुनकर हैरान हो गया था। सागर, इसकी बकवास मत सुन, उसने कहा, मगर मैं कुछ नहीं सुन रहा था। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती सागर सिंघानिया। मुझे शीतल के शब्द याद आ रहे थे। चल, खत्म कर ये खेल। विवेक ने गन मेरे हाथ में थमा दी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। तू हार गया सागर, विक्रम ने आखिरी बार कहा, क्योंकि तूने हमेशा ताकत पर यकीन रखा, मगर मोहब्बत ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने धीरे से अपनी गन नीचे कर ली। मैं तुझे मार सकता हूँ विक्रम। मेरी आवाज धीमी मगर सख्त थी, लेकिन आज पहली बार मैंने कुछ और सीखा है। मैं यहाँ किसी को खत्म करने नहीं आया, मैं खुद को बदलने आया हूँ। विवेक हैरानी से बोला, सागर, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहली बार सही कर रहा हूँ। विक्रम ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, शायद अब तू वाकई एक मर्द बन रहा है सागर। मैंने विक्रम की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर तू दोबारा शीतल के करीब भी आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैंने अपना रुख मोड़ा और बाहर निकल गया। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी, और ये जंग सिर्फ विक्रम के साथ नहीं थी, ये जंग मेरी खुद से थी। मैंने हमेशा ताकत को सब कुछ समझा था, मगर आज मुझे लग रहा था कि शायद सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। मैं गाड़ी चलाते हुए बार बार शीतल का चेहरा याद कर रहा था, वो आंखें जो हमेशा मेरे गुरूर को तोड़ देती थीं, वो शब्द जो मुझे मेरी औकात याद दिलाते थे। विवेक ने खामोशी तोड़ी। तूने विक्रम को जिंदा क्यों छोड़ा? मैंने सर अपना दबाया और कहा, क्योंकि आज मैंने फैसला किया कि मैं किसी और को मारने के बजाय खुद को बदल लूंगा। विवेक ठहाका मारकर हंसा। ये वही सागर सिंघानिया है जो कहता था कि दुनिया में ताकत ही सब कुछ है? मैंने धीरे से कहा, हाँ, मगर अब मैं ये जान चुका हूँ कि मोहब्बत ताकत से ज्यादा बड़ी चीज होती है, और ये भी जान गया हूँ कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। विवेक ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। अगली सुबह मैं अस्पताल पहुंचा। शीतल अपनी माँ के साथ थी। वो मुझे देखकर कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। वो चुप रही, मगर मैं जानता था कि वो सुन रही थी। मैंने हमेशा औरतों को वैल्यू नहीं दी, उन्हें अपने पैरों की धूल समझा, मगर तुमने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैंने पहली बार खुद को देखा है। मैंने हमेशा सब कुछ अपनी ताकत से हासिल किया, लेकिन तुमने मुझे ये बताया कि कुछ चीजें ताकत से नहीं, कुर्बानी से मिलती हैं। शीतल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार किसी के लिए अपनी जिद छोड़ी है। मैंने सर झुकाकर कहा, और वो कोई और नहीं, तुम हो शीतल। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। मतलब ये कि मैं तुम्हें हासिल करने की जिद में था, लेकिन अब मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। मैं तुमसे जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं सच में बदल गया हूँ, तो तुम खुद मेरे पास आओ। ये कहकर मैंने धीरे से एक तलाकनामा निकाला और उसके सामने रख दिया। ये क्या है? वो हैरानी से बोली। ये आजादी का कागज है शीतल। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे जबरदस्ती और धोखे से शादी की थी, मगर आज मैं तुम्हें अपने कैद से आजाद कर रहा हूँ। अगर तुम कभी महसूस करो कि मैं सच में तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हूँ, तो खुद वापस आ जाना। अगर नहीं, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। शीतल के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या मेरी मोहब्बत लौट कर आएगी? मैं बंगले में वापस आया और अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। वे तमाम औरतें जिन्हें मैंने धोखा दिया था, वो रातें जो मैंने अय्याशी में गुजारी थी, वो हर लम्हा जब मैंने औरतों की इज्जत को कुछ नहीं समझा था, मैं वो सब कुछ छोड़ने वाला था। मैंने अपनी कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक अलग से सेक्टर खोला, जहां हर औरत को
पूरी इज्जत के साथ नौकरी दी जा सके। मैंने पहली बार दान देना शुरू किया, पहली बार अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, मगर मेरे दिल में एक खालीपन था। क्या शीतल वापस आएगी? मैं अपने बंगले की छत पर बैठा था जब नौकर ने आकर बताया, सर कोई लेडी आपसे मिलने आई है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया, वो कह रही हैं कि आप उन्हें पहचान जाएंगे। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। मैं तेजी से नीचे आया। दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे मेरी सांसें थम गईं। सामने शीतल खड़ी थी। उसकी आंखों में वही शक्ति थी, मगर उसके चेहरे पर आज कोई झिझक नहीं थी। शीतल, मेरे होठों में बस यही निकला। आपने कहा था कि अगर मैं महसूस करूं कि आप सच में बदल गए हैं तो मैं वापस आ जाऊं। उसकी आवाज में मजबूती थी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा और वो मुझे, और मैं देख रही हूँ कि आप किस कदर बदल चुके हैं। मैंने गहरी सांस ली और अब पहला कदम आगे बढ़ाया। तो क्या इस बार मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता? मैंने शरारत से कहा। शीतल मुस्कुराई। अब आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और उस दिन मैंने पहली बार किसी को हासिल करने की बजाय उसे जीत लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।